एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, संसद। और आप सब जानते हैं संसद के 3 अंग हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा और एक का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक आदमी है, एक पद है, कोई व्यक्ति इस पे बैठ सकता है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता। अभी जो प्रेजेंट में बैठे हैं ये 14th नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद, महामहिम राष्ट्रपति भारत के 14th नंबर के रामनाथ कोविंद। राज्यसभा अभी जो चल रही है ये पहली है। वैसे पहली राज्यसभा 1952 में बनी थी, पर क्योंकि आज तक कभी टूटी ही नहीं तो ये कहा नहीं जाता कि कौन से नंबर की राज्यसभा है। लोकसभा आप सब जानते हैं प्रेजेंट में कौन सी चल रही है, 17वीं। और जो कब बनी है 2019 में, कब तक रहने वाली है, 24 तक। 5 साल के लिए लोकसभा एक बार आती है। आपके देश में जो प्रेजेंट में है ये 17वीं है, राष्ट्रपति 14th है और राज्यसभा का कोई नंबर नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ हटेगी टूटेगी तभी नई बनेगी। ये आज तक कभी नई नहीं बनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं। 1951 के सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुए इलेक्शन 1952 के मार्च में जाके एंड हुए। मई में जाके लोकसभा का पहली बार गठन हुआ, यानी 1952 में आपकी फर्स्ट लोकसभा बनी, जिसको फिर दोबारा से आप देखते हैं इलेक्शन में 1957 में सेकेंड लोकसभा। और तब से चलते 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 प्रेजेंट में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं। वैसे तो कायदे से 5 साल में टूटनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, पर कभी कभी आपके यहाँ 13 दिन के प्रधानमंत्री भी बने हैं। आप सब नाम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आपके 1.5 साल के पीएम भी आप अच्छी तरह जानते हैं। शास्त्री जी का मर्डर हो गया था 1966 की 11 जनवरी को। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं जिन्होंने 5 साल पूरे नहीं पकड़े। तो इसका मतलब ये आती और जाती रहती है। कौन सी सभा की बात कर रहे हैं? लोकसभा। राज्यसभा पहली बार बनी थी 1952 में और कभी टूटी ही नहीं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इसके लोग आते और जाते रहे, हमें पता ही नहीं चला। ध्यान से समझना, कोई नहीं बताता ये, और बस रट लेते हैं हम 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर। कभी ये पूछ नहीं पाते, कभी समझ नहीं पाते कैसे। अब ध्यान से देखो, 1952 में आपकी ये मान लीजिए राज्यसभा, इसके मेंबर्स आए। हम इस क्लास को मान लेते हैं, क्लास के 3 हिस्से मान लें, एक इधर एक इधर और एक इधर, ऐसे 3 हिस्से, लेकिन ये बराबर थे। ये 3 बराबर हिस्से राज्यसभा के थे। तो सबने कहा कि भाई एक रूल है राज्यसभा के लिए। उस किताब में लिखा था आर्टिकल 80 में, कौन सी किताब? संविधान, जिससे ये सारा देश चलता है। हर आदमी अपने काम संविधान के अकॉर्डिंग करता है। तो इस किताब में लिखा था कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाएंगे, या कह लीजिए रिटायर हो जाएंगे 2 साल बाद। तो 1952 में ये बनी और 52 के बाद 54 में कहा भाई 2 साल हो गए, रिटायर करते हैं। तो लोगों ने कहा भाई रिटायर कैसे करोगे, क्योंकि इसमें जो एक बार आ गया राज्यसभा में वो तो 6 साल तक रहेगा। तो सारे लीडर्स बड़े थे, और आजकल के लीडर्स की तरह ये नहीं कि मरने मारने पर उतारू कुर्सी के लिए। ये सब ने डिसाइड किया कि अगर 6 साल तक हम बैठे रहे तो वो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। कौन से वाला रूल? 1/3 2 साल बाद हटाने हैं। तो कहा सबके नाम की पर्ची बना दो। ए एक तरफ थे, बी एक तरफ, सी एक तरफ, इसमें बराबर आदमी हैं या औरतें जो भी हैं, इन सबके नाम की पर्ची डाली गई और कहा गया टोटल पर्ची की 1/3 पर्ची निकाल लो। 1/3 पर्ची गिन के, भाई जैसे पर्चियां उछाल के मिक्स कर दी, 1/3 पर्ची निकाल ली। जिस किसी का नाम आया, चाहे वो ए ग्रुप में था, बी में, सी में, उसको उठ के जाना है। ये सब एक तरफ आ गए। 1/3 जिन जिन के पर्चियों पर नाम थे, इनको कहा गया आपको देश हित में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कायदे से तो आप 6 साल के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि रूल को आगे बनाना पड़ेगा तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका नाम आया, आप लोगों को सिर्फ 2 साल बाद ही एमपी की पोस्ट से हटना पड़ेगा। जो आगे आएंगे वो तो 6-6 साल बैठेंगे, लेकिन आपको कितने साल बाद हटना पड़ रहा है? 2। और देश हित में आपको ये कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। उस टाइम के लीडर्स अच्छे थे, आज हो तो मर जाएं, मार दें, लेकिन हटेंगे नहीं कुर्सी से। ये हट गए चुपचाप कि ठीक है भैया, देश हित में ये भी सही। 1/3 हट गए, सिर्फ कितने साल बाद? अब उस 1/3 की जो जगह खाली हुई ना, मान लो ये हटे, यहाँ न्यू आ गए। कब आए ये लोग नए? 1954 में, क्योंकि ये हटे थे 54 में। पहला स्टेप था ये,
इनके हटने का। दूसरा, 54 के बाद 1956 में फिर से 1956 में, यानी 2 साल और बीते, फिर से कहा जो पुराने वाले हैं ना, अब पुराने वाले 2/3 बचे हैं बस, 1/3 तो पहले ही हट गए, वो तो नए हैं, इनमें से हटाओ आधों को, ताकि बस इतने बच जाएं जो कि आगे फिर अपने आप हट जाएं। तो जो पुराने वाले थे, मान लो इनमें से ये हट गए, इनकी जगह न्यू आ गए। अब ये कब आए हैं नए? 56 में, पुराने वाले हट गए। अब तीसरी स्टेज में 1958 आया, किसी को हटाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो 52 में बैठे थे उनको कितने साल हो गए? 6 साल पूरे हो गए। 52 से 58 आ गया ना, कितने साल हुए ये? 6 साल। तो जो यहाँ थे इनको तो पूरे 6 साल मिल गए, ये 1952 में आए थे और अब क्या आ गया? 58, ऑटोमेटिकली हटते चले गए, भाई हमारी सीट खाली, और 58 में इस तरह फिर से नए आ गए। अब आज के बाद किसी के नाम की पर्ची नहीं डालनी पड़ेगी, पर्ची सिर्फ 2 बार डालनी पड़ी, चिट सिर्फ 2 बार डालनी पड़ी। पहले इनको हटाया, फिर इनको हटाया, उसके बाद अगले वाले तो वही थे जो पुराने, भाई 52 से बैठे हो, अपने आप हट जाओ। अब देखो 58 में, 1960 में इनको ऑटोमेटिक कितने साल हो गए? हट जाओ, जो 54 में आए थे। इनको फिर 1962 में कितने साल हो गए? 6 साल, तुम भी हट जाओ। फिर ये सीरीज चल पड़ी। क्या आज पर्ची डाल के हटाने पड़ते हैं या अपने आप हट जाते हैं? कितने हट जाते हैं? 1/3। जिनको काम करते हुए कितने साल हो गए? 6 साल। सिर्फ 2 बार ऐसा करना पड़ा कि ये चिट सिस्टम से, पर्ची वाले सिस्टम से नाम लिख के हटाना पड़ा। कब कब ऐसा करना पड़ा? 54 और 56। 58 में तो 6 साल पूरे हो गए, जिसको वो अपने आप हटो। आज तक दोबारा कभी ऐसा नहीं करना पड़ा, और इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके मेंबर्स आते और जाते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आज आपके 6 साल पूरे, आप सब हटो। जबकि इससे उल्टा अगर लोकसभा को देखें तो लोकसभा 1952 में बनी थी। जितने भी लोग आए थे 500 के हेरफेर में, ये मान लो अगर आज की बात करूं, 2000 कब बनी है? 19 में ना। कितने मेंबर आए? 543। इन सबको 2024 में कितने साल पूरे होंगे? 5 साल। और पूरी की पूरी लोकसभा को भंग किया जाएगा। क्या कभी राज्यसभा भंग करनी पड़ी है? नहीं। इसलिए कहते हैं राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। कैसा सदन है ये? जबकि राज्यसभा कैसी है? अस्थायी। इसलिए राज्यसभा को सीक्वेंस में नंबर दिया गया, 17वीं राज्यसभा, लोकसभा को, जबकि राज्यसभा को कोई नंबर नहीं मिला। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये बहुत काम की बातें हैं, जिसकी अब भी समझ में नहीं आया उसको भगवान भी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये स्कूलों में भी नहीं समझाया जाता, ना कॉलेज में। आप सब में से बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, ये क्लियर कोई नहीं करता। ये तो बहुत, ये मान लो कोई टीचर अच्छा हो, मुझे भी अपने टीचर बड़े अच्छे मिले जिन्होंने पूरा डिटेल से समझाया था। नहीं तो 99% बस हम ये रट लेते हैं, 1/3 मेंबर 2 साल बाद। वो कैसे 2 साल कब से स्टार्ट हुआ वो समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब 2 सदन हमें पता चल गए, कौन कौन से? दोनों में जो भी बैठेंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। इनमें टोटल मेंबर 543, इनमें 245। इनमें 543 सब किसी ना किसी सीट से आएंगे, हर आदमी। बिना सीट के कोई नहीं आएगा, इसका मतलब सबको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। और इनके इलेक्शन में जो इनको जिताती है वो जनता है, और जनता को ही आप कहते हैं लोक, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनमें से जीतने वाले 233 हैं और 12 इसमें अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ये एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के हैं। 4 मेजर फील्ड जिसमें देखे जाते हैं। आप या तो कला से जुड़े हों, या आप विज्ञान से, या साहित्य से, लिटरेचर से, या समाज सेवा। पेपर में एक और शब्द आ जाएगा, वो कह देंगे सहकारिता, और कहेंगे कौन सा शब्द लिखित नहीं है। तो ये 4 वर्ड्स देखो। या तो आप आर्ट में आता है हीरो, हीरोइन, थिएटर पर्सनालिटी, खेलना, खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो थे ना, वो एमपी बन पाए, तो उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा था। सचिन भी तो एमपी था। एमपी किस कारण था? क्योंकि वो कला में आगे था। खेलना भी एक कला है। ऐसे ही कोई बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है जिसने कोई लिटरेचर में किताब लिखी, किसी ने कोई गद्य पद्य कविताएं लिखने वाले साहित्यकार, और समाज सेवी। ये 4 फील्ड हैं। इनमें अगर आप कुछ बहुत अनोखा करते हैं और आप नोटिस में आ जाते हैं, आप अखबारों में छाए रहते हैं, आप बड़े लोगों के नोटिस में आते हैं, तो आपका नाम राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये राष्ट्रपति तक नाम पहुंचाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका कि मुखिया होता है आपका पीएम। इसका मतलब पीएम की मर्जी से ही 12 एक्सपर्ट्स बनते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं बन जाऊं जाके। ये 12 का मनोनयन करेगा। इन सब का नॉमिनेशन कौन करेगा?
लेकिन लिस्ट किसने बनाई है? हाँ, यहाँ कोई ऐसे नहीं आएगा। यहाँ बिना इलेक्शन के आ गए 12 लोग। 233 को भेजा है हर एक स्टेट ने। जब तुम बेसिक बैच में आते हो तो मैं तुम्हें तीसरे चौथे दिन एक लिस्ट कराती हूँ। अगर तुम्हें याद हो 40 16 42 16 9 2 11 2 9 11 बताए थे 80 31। उस लिस्ट में दो चीजें बताती हूँ, एक आगे वाला डिजिट, एक पीछे वाला। आगे वाली सीटें हमेशा बड़ी होती हैं, पीछे वाली कम। तो जो राज्यसभा की जितनी सीटें अलॉट है ना, उतने आदमी भेजने हैं, मर्जी से नहीं भेजने। अब मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया 14 7 17 7 26 11। जो बेसिक बैच पढ़ के आए हैं उन्हें पता है ये 26 11 गुजरात की हैं, ये 7 स्टार तेलंगाना, 14 7 असम की हैं। यानी असम से राज्यसभा में 7 आदमी आएंगे और तेलंगाना से भी, और गुजरात से 11। इस राज्यसभा को जनता ने नहीं भेजा, जनता ने भेजे लोकसभा वाले, इसको भेजा है इस राज्य के एमएलएज ने। एमएलए छोटे होते हैं, एमपी बड़े होते हैं। एक एमपी के मुकाबले 8-10 एमएलए हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी आबादी कितनी है। एमएलए की पोस्ट छोटी मानी जाती है, एमपी की बड़ी। एमपी को या तो जनता भेजती है यहाँ, या एमएलए भेज देते हैं अपने राज्य को प्रेजेंट करवाने के लिए। भेजने कितने हैं? जितने की लिस्ट में लिखे हैं। ये लिस्ट 2026 तक बदलनी नहीं है। यानी 233 को भेजा है आपके राज्य के एमएलएज ने, और वो लिखित है कितने जाएंगे। 12 को भेजा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर। किसने नाम बुलाया इनका? राष्ट्रपति ने। ये क्या होने चाहिए? अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स। कितनी फील्ड बताएं? 4। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, यानी कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। यहाँ कोई नॉमिनेटेड नहीं है, यहाँ सारे के सारे मेंबर कैसे हैं? इलेक्टेड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्वाचित। यहाँ आपको कुछ लोग इलेक्टेड मिलेंगे, लेकिन ये इलेक्टेड इनडायरेक्ट है। आपने और मैंने तो नहीं भेजे ना, तो डायरेक्ट नहीं है। कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट। और ये 12 जो हैं, इनको क्या किया गया है? नॉमिनेशन हुआ इनका, यानी हिंदी में मनोनयन। अब ये एक बड़ी भीड़ है, इनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखित में नहीं है, बस इतना लिख रखा है अगर यहाँ जाना हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, और यहाँ जाना हो तो 30 साल। इसके अलावा फालतू की बातें हैं, जैसे भारत का नागरिक हो तो वो तो कॉमन सेंस है, बाहर से कौन आके लड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद बताया किसने? किसी ने नहीं। लाभ का पद कहीं नहीं लिखा। पता है क्या लिख दिया? लिख दिया ये लाभ के पद नहीं है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई मंत्री, ये हमारे लाभ के पद नहीं हैं। अपनी सेफ्टी के लिए ये लिख के बैठ गए, बाकी सब लाभ के पद हैं। अगर कोई भी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी भी सरकार से पैसा लेता है, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी लेवल पर, रेलवे, बैंक, पुलिस, टीचिंग, क्लर्क, आप ग्रुप डी लगे हुए हैं, तो कहा जाएगा कि आप किस पद पर बैठे हैं। और कौन से लाभ के पद नहीं आते? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये सब फ्री हैं, जबकि इनकी सैलरी सबसे बड़ी है। इसको मिलते हैं 5 लाख, इसको 4 लाख, इसको 3.5, और मंत्री को ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलता। हर राज्य में मंत्री की राज्य स्टेट लेवल पे अलग है। और वैसे अगर मोटी तनख्वाह देखें तो पीएम की तनख्वाह सबसे भारी भरकम बताते हैं, 1,60,000। ऐसा कहीं लिखित में प्रावधान नहीं है, किसी ने आरटीआई लगाई तब पता चला था। इनका लिखित में प्रावधान है, इसकी सैलरी के स्लैब बने हुए हैं जिसमें ये मेंशन किया गया। तो पीएम, बाकी मंत्रियों की सैलरी ज्यादा नहीं है, ये सारा खेल पावर का है, पावरफुल पोस्ट है। वरना 1,60,000 कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नॉर्मल लोग भी कमा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने लोग थे यहाँ? और यहाँ इन सबको मैनेज करने के लिए एक आदमी होता है या कोई औरत भी, जिसे कहते हैं अध्यक्ष। इंग्लिश में इसी का नाम क्या है? स्पीकर। और अगर ये ना आए तो उपाध्यक्ष। यहाँ कौन होता है? सभापति। इंग्लिश में इसको भी स्पीकर कहते हैं, और ये ना हो तो उपसभापति। अब ध्यान से मेरी एक बात को समझना, समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान दिखेगा। अध्यक्ष अगर चाहे कि भैया मुझे तो इस्तीफा देना है, मुझे काम नहीं करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं काम नहीं कर सकता, तो अपना इस्तीफा इसको पकड़ा देगा।
इसको लिख देगा रेजिग्नेशन लेटर। जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं ना, छोटी पे भी, तो आपको रिजाइन करना पड़ता है। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने विचार बनाया कि मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे नौकरी छोड़नी है, तो मैंने एक लेटर लिखा। ऐसे नहीं होता अपने घर बैठ गए, आपको अपने डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा हेड है आपके जोन में, आपके रीजन में, उसके नाम से पत्र लिखना पड़ता है कि जी हम इस पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हैं। उस टाइम पे जो मेरे यहाँ डीईओ था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके नाम मैंने लिखा। अब इस आदमी को लेटर लिखना है तो किसके नाम लिखेगा? उपाध्यक्ष। इससे छोटा है ये, लेकिन इसका लेटर राष्ट्रपति को नहीं देना है इसको जैसे प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए तो वो वाइस प्रिंसिपल को लिख के देता है कि जी मैं यहाँ से यहाँ छुट्टी जा रहा हूँ, जबकि वो उससे बड़ा है, लेकिन वो लेटर किसको पकड़ाएगा? वाइस प्रिंसिपल को। ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए तो वो लेटर किसके नाम लिखता है? प्रिंसिपल। यहाँ भी ऐसा ही है, अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? और उपाध्यक्ष को रिजाइन करना है तो अध्यक्ष को। ठीक है भाई, दोनों को पता रहे दोनों में से बड़ी पोस्ट इसकी है, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी काम उसका संभालने के लिए उसके बराबरी पर है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर सभापति को लगता है कि भैया मुझे पोस्ट त्यागनी है तो ये इसको नहीं दे सकता, इसको ये लेटर देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। उल्टा है, पेपर में तुम्हें दुखी करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना लेटर राष्ट्रपति को कभी नहीं देगा रेजिग्नेशन का, ये अपनी एप्लीकेशन देगा उपाध्यक्ष को, लोकसभा वाला उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। लेकिन राज्यसभा का सभापति कभी भी अपनी एप्लीकेशन उपसभापति को नहीं देगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सभापति बाद में बना था, पहले ये भारत का उपराष्ट्रपति था। तो उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देगा और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पे इसको बाद में ये मानो, पहले ये है। इसका असली चेहरा क्या है? उपराष्ट्रपति का। इसलिए सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा और उपसभापति ये तो अपने से ऊपर वाले को ही देगा। पेपर में ऐसे दुखी करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष यदि अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, उसी प्रकार से राज्यसभा सदस्य ये सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा। अब जो दिमाग नहीं दौड़ाएगा वो इसको सोचेगा अगर ये उप को दे रहा है तो ये भी उप को देगा। नहीं, ये आदमी बाद में सभापति है, पहले क्या है? और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति किसको देगा अपना इस्तीफा? क्लियर हो गई ये बात? ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक और दूसरी बात, ये सब लोग इन मेंबर्स में से ही होते हैं। 543 में से एक अध्यक्ष है, 543 में से उपाध्यक्ष, लेकिन सभापति 245 से अलग है क्योंकि ये आदमी कौन है? यानी ये 245 की भीड़ का हिस्सा नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे इसके काम पे फर्क पड़ेगा। ये सब काम करते हैं ये सारे भी, और ये इनमें से हैं 5 साल। यहाँ 245 1/3 रिटायर होंगे कितने साल बाद? अभी तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। लेकिन ये आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 1/3 से, ये ठीक 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा क्योंकि ये इस पोस्ट पे बाद में बैठता है। पहले किस पोस्ट पे जाके बैठता है? और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तुम्हारे संविधान में लिखा हुआ है कितने साल का? तो 245 तो जाते हैं 6 साल बाद, लेकिन इनका लीडर जो इनका मुखिया है वो कितने साल बाद हट जाता है? 5 साल बाद। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको हटा, राष्ट्रपति बहुत बड़ी हस्ती है, वो ना हो तो उसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हटाना हो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो ये एक्टिव होती है क्योंकि काम इसी का कर रहा था। इसकी सिर्फ हामी लेते हैं, हाँ भाई हटा दें इसको, हटा दो, हमें क्या दिक्कत है, तो हट जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो प्रोसेस बहुत लंबा तगड़ा है, वो मैं बाद में समझा दूंगी। अभी ये बेसिक बातें जान लो, कौन किसको त्यागपत्र देगा, कौन किससे नीचे है, कौन किससे ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितने लोगों में से गिने जाते हैं ये? इनमें से कौन बाहर से आया? सभापति। पहले वो क्या बना देश का? सबका टाइम पीरियड यहाँ कितने साल का है? चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष, चाहे मेंबर, इनका टाइम पीरियड कितना है? इनका टाइम पीरियड है 6 साल। लिखा क्या है? 1/3 मेंबर कितने साल बाद रिटायर। लेकिन ये आदमी कितने साल बाद रिटायर? क्योंकि ये बाद में सभापति है, पहले क्या है? क्लियर सबको? अब एक और पॉइंट ध्यान से देखो, लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान से समझना, कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कॉमन आने वाला क्वेश्चन। तुम सबको शायद मैंने बताया हो कभी, कोई भी इंसान जब एमपी बनता है, मंत्री बनता है, तो 3 तरह की शपथ होती हैं। सबसे पहले वो एक शपथ लेता है उम्मीदवार की, भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, मैं कोई भी इस तरह का गलत काम नहीं करूंगा जिससे कि लोकतंत्र की जो कसौटी है इस पे आंच आए, ये एक शपथ लेनी है। इसके बाद वो चुन के जीत के आ गया, मान लीजिए वो सांसद बन गया,
MP बन गया, तो उसको सांसद की शपथ लेनी है। ये शपथ मर्जी से नहीं होती कि मेरी मर्जी मैं ये बोलूंगा, इसका पहले से सेट है कौन कौन से शब्द क्या क्या लाइन बोलनी है, और वो वही जाके पढ़नी होती है वहां, अपने घर से किसी को नहीं बनाना। ये सांसद की भी जो शपथ है ना, वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित में है, ये बोलना है हर एक को। उसमें नाम, पिता का नाम, क्षेत्र, इस तरह की बातें होती हैं। इनमें से कुछ लोग क्या बन जाते हैं? मंत्री। मंत्री की शपथ अलग होती है, क्योंकि ये शपथ लेगा अपने कर्तव्य के पालन की, ये शपथ लेगा चीटिंग ना करने की, ये शपथ लेगा देश हित में सारे काम करूंगा। तो सबका अलग अलग शब्द होते हैं। ये सब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसको क्या शपथ लेनी है। यानी आदमी एक, और शपथ कितनी ले ली उसने? उम्मीदवार होते हैं हजारों, बहुत सारे हजारों उम्मीदवार में से सांसद कितने बने, और उनमें से मंत्री कितने बनेंगे? बस इससे ज्यादा बन नहीं सकते। यानी मुट्ठी भर लोग मंत्री बनते हैं, 543 लोग सांसद, और उम्मीदवार होते हैं एक सीट पे 5-5, 7-7, क्योंकि बड़ी पार्टी के साथ बहुत छोटी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर देती हैं। तो आप ये मान के चलो एक सीट पर 4 आदमी खड़े हो गए मिनिमम मान लें, तो उस हिसाब से लगभग 2000 तो उम्मीदवार हैं, लेकिन उसमें से सांसद सिर्फ 543 बनेंगे, और इस 543 का 80-81 के आसपास निकलेगा, उतने मंत्री बनेंगे। तो मंत्री बहुत लिमिटेड, उससे ज्यादा सांसद, और उससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं? उम्मीदवार। ये तुम्हारी तरह है, जब तुम फॉर्म भरते हो तो एक सीट पर लाखों लोग खड़े होते हैं, पेपर देने उतने नहीं जाते जितने लोग फॉर्म भरते हैं। पता है ये बात तुम्हें? जितने फॉर्म भरते हैं उसके आधे पेपर दे के आते हैं, लाखों लोग पेपर देने ही नहीं जाते, उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, तो ये छनते चले जाते हैं। यानी किसी भी मंत्री को कितनी शपथ लेनी पड़ती है? 3 तरह की। सब अपने अपने पद की शपथ लेते हैं, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? इसका क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब ये 543 लोग आए थे ना, जो क्या बनकर आए थे? सांसद, MP लोकसभा, तो इनमें एक रूल है। इन्होंने क्या कर रखा है, जब भी नई लोकसभा गठित होगी, इसमें जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, जिसे कहते हैं उम्र दराज, कोई भी हो, किसी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, कम्युनिस्ट, किसी पार्टी का, जो सबसे ज्यादा एज होगा उसको ये 543 अपने आप प्रोटेम अध्यक्ष मान लेंगे। प्रोटेम इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्रोटेम अध्यक्ष या स्पीकर, कोई भी हो, चाहे पार्टी बीजेपी जीती चाहे वो कांग्रेस का हो, अगर उम्र दराज है, इसको बुलाएंगे कि सर आप हमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप हमारे प्रोटेम अध्यक्ष बन गए। और ये मान लीजिए इस क्लास में मैं हूं, हम सब इलेक्टेड हैं, हम 543 लोग हैं, आप में से मैं हूं प्रोटेम, मैं किस पार्टी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अध्यक्ष के रूप में अभी, लेकिन अध्यक्ष नहीं ये शब्द है, प्रोटेम अध्यक्ष, मैं तुम सबको कहूंगी कि हम सब शपथ लेंगे, और एक एक आदमी सब शपथ लेंगे, जितने लोग हैं ये सब शपथ किस रूप में ले लेंगे? सांसद। उन्हीं में से कोई एक आगे जाके अध्यक्ष तो बनने वाला है, तुम में से ही भीड़ में से कोई एक अध्यक्ष बनने वाला है। मुझे तो बस कुछ दिन काम करना है, मैं प्रोटेम हूं, क्योंकि मेरी एज तुम सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं प्रोटेम बन गई। अब प्रोटेम ने सबको शपथ दिलवा दी सांसद की, इन्हीं में भीड़ में कोई एक खड़ा था जो आगे जाके क्या बनने वाला है? अध्यक्ष। तो जब वो अध्यक्ष बनेगा ना, तो उसको अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेनी, ऐसा रूल बना दिया कि तुमने पहले ही सांसद की शपथ ले ली, बस अब तुम्हें अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेनी। बाकी सब लोग लेंगे मंत्रियों की शपथ, लेकिन ये नहीं लेगा। तो ऐसा कौन सा सदस्य है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा का अध्यक्ष। ये ध्यान रखना, 1 नंबर का खरा क्वेश्चन है ये पेपर में, आधे लोग गलत करते हैं। ये पहले ही शपथ ले चुका, किस रूप में? किसने शपथ दिला दी? कौन बनेगा प्रोटेम? जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एज्ड होगा 543 की भीड़ में। क्या वो उसी पार्टी का होगा जो जीत के आएगी? वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, उसकी एज मैटर करती है। ये कब तक रहेगा? जब तक कि नए अध्यक्ष का इलेक्शन का प्रोसेस पूरा ना हो जाए। नया अध्यक्ष आते ही ऑटोमेटिक ये सीट खत्म हो जाएगी। तो हर 5 साल में एक बार कोई ना कोई प्रोटेम बनता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष किसको देगा? किस एज का अध्यक्ष बन सकता है? 25 का, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी है? 25 साल। और क्या हो? भारत का नागरिक हो, किस पद पर ना हो? लाभ के। क्या कोई पढ़ा लिखा होना कंडीशन दे रखी है क्या? ये अभी HSSC ने पूछा था, क्वेश्चन तुमने पेपर देखा होगा। पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है MP बनने की, ना MLA बनने की। हाँ, कुछ राज्यों ने पंचायत की शर्त बना दी है। तो ये है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। अब क्लियर हो गई सबको? ये बताओ किसको कहते हैं अस्थाई है?
कौन सी स्थायी है, कभी टूटेगी नहीं। ये कौन से नंबर की चल रही है? और ये इसमें कितनी बार पर्चियां डालनी पड़ी? वो लॉटरी सिस्टम कौन कौन से सन में? 54-56। कब गठित हुई थी पहली लोकसभा? मई 1952। और ये कब बनी थी? इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा? इसका नाम स्टार्टिंग में था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका। इसका नाम स्टार्टिंग से क्या था? लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदल के राज्यसभा कब किया? 1954 में, जब पहली पर्चियां डाली गई होंगी, लॉटरी सिस्टम। आपके देश में राज्यसभा का हेड कौन है? कौन संभालता है राज्यसभा को? सभापति। और इसको कौन संभालता है? इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष किसको देगा? यहाँ का सभापति इस्तीफा किसको देगा? क्योंकि वो असलियत में क्या है? यहाँ का मेंबर बनने की एज इनकी, लेकिन सभापति 35 का। 3 आदमी तुम्हारे देश में 35 के होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल ध्यान से समझना। बाकी सबकी उम्र, अगर तुमसे पूछे सीएम की उम्र, पीएम की उम्र, तो 25 हो सकती है, बाकी सबकी उम्र 25। अगर कहें राज्यसभा से सीएम पीएम बनना है तो 30 साल, लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की एज पूछें तो ये सबसे ज्यादा है 35 साल। 35 से नीचे का कोई भी आदमी ना राष्ट्रपति बन सकता है, ना उपराष्ट्रपति, ना ही राज्यपाल, या गवर्नर भी कह देते हैं इसको, गवर्नर। इससे ये पता चलता है कि राज्यसभा में बाकी सब 30 के होंगे, लेकिन कौन 35 का बनेगा? इनका सभापति। पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, पहले सभापति? पहले उपराष्ट्रपति। इसीलिए कहते हैं पदेन। पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो, वही बैठेगा जो देश का क्या बना हुआ है? उपराष्ट्रपति। क्या ऐसा संविधान में लिखित है? बिल्कुल, ये लिखा हुआ है पदेन सभापति का। अब ये क्या काम करती हैं? क्यों बनाते हैं हम लोकसभा, राज्यसभा? इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आप हर 5 साल में देखते हो। अब 2024 की शुरुआत हो जाएगी, कुछ साल अगले साल में देखना कि 24 में इसकी सरकार, उसकी सरकार। क्या फायदा सरकार बनाने का या लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन का? क्या औचित्य है? क्या करती हैं तुम्हारे मेरे लिए? ये हम सबके लिए एक इंपॉर्टेंट काम करती हैं। जरूरत पड़ने पर क्या बना देती हैं? कानून। ये 3 कृषि कानून किसने बनाए हैं? लोकसभा, राज्यसभा। क्या राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं? बिल्कुल, पिछले साल सितंबर में साइन हो गए। और ध्यान से सुनो, जिस चीज पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन बन जाए ना, उनको कहा जाता है कानून। समय बदलता है, कानून बदलने पड़ते हैं, नए बनाने पड़ते हैं। आपके देश में कानून बनाने की पावर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसको आप कहते हैं संसद, जिसके 3 अंग हैं, जिसके 2 सदन हैं। अंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी गिना जाता है, वो कोई हाउस नहीं है। पेपर में अगर अंग आया तो आंसर करना 3, और कहें सदन कितने हैं तो आंसर आएगा 2। इन दोनों का काम है कानून बनाना। समय के अनुसार कानून बदलने पड़ते हैं। जब आप आजाद हुए 1947 में, तब लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। समय बीता, बहुत सारे लड़कों ने अपने पिताजी की केयर नहीं की, घर से निकाल दिया, दुखी किया। तभी तो वृद्धाश्रम इतने बढ़ते जा रहे हैं ना। लड़कियां, लड़के जो भी हैं, समाज का ही हिस्सा हैं। इसीलिए बाद में एक राइट बना कि बेटी का भी संपत्ति में बराबर का हक हो, यानी बेटा बेटी दोनों का संपत्ति में हक हो। ये समय की जरूरत के अनुसार चेंज किया गया। बहुत सारी चीजें आपके टाइम के अनुसार, जरूरत पड़ने के अनुसार बनानी पड़ती हैं, और जब वो कानून बन जाती हैं तो उनका अगर आप उल्लंघन करेंगे तो पुलिस की कार्यवाही होगी। कानून को आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी। कानून है मतलब आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर अपराध माना जाता है। जैसे कानूनन शादी की एज है 18 साल, लड़के की 21 साल। अगर कोई पेरेंट्स जबरदस्ती इससे कम एज में लड़की की शादी कर रहे हैं तो पुलिस केस हो जाएगा, क्योंकि वो अपराध की श्रेणी में आ गया। कानून आपको फॉलो करना ही करना है। आपके देश में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद। हाँ, अब ये जो टॉपिक समझा रही हूँ ना, अगले 10 दिन तक यही सब चलेगा। इसको ध्यान से सुनना और समझना। कानून आपके देश में 2 तरह के हैं। एक को आप कहते हैं साधारण, बल्कि कानून से पहले बिल बता देती हूँ आपको, कानून तो बाद में बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिल, जिसको हिंदी में कहते हैं विधेयक। बातचीत नहीं करनी किसी को भी। आपके देश में 2 तरह के बिल्स होते हैं, 2 तरह के विधेयक होते हैं। एक होते हैं साधारण और एक होते हैं धन विधेयक।
थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो वित्त विधेयक भी होते हैं 117 आर्टिकल, लेकिन अभी तुम इतना मत जानो, इतना तुम्हारे काम का नहीं है। साधारण का मतलब कोई भी चीज अगर वो पैसे से जुड़ी है तो वो धन विधेयक है। सरकार की आय से, सरकार के व्यय से जुड़ा हुआ हर टॉपिक धन विधेयक है। मान लीजिए हम बात करें, हर साल में शुरुआत में जब फरवरी आता है तो एक विधेयक पेश किया जाता है जिसको आप कहते हैं ये हमारा इस साल का बजट है। बजट कौन सा विधेयक कहलाता है? धन, क्योंकि पैसे की बात करता है, इतना पैसा इस मंत्रालय को, इतना पैसा इसको। जहां पैसे की बात आएगी वो धन विधेयक। बाकी औरतों को आरक्षण देना है, आदमियों को आरक्षण देना है, जात पात की बात करें, कोई बात करें, वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? साधारण। स्टेट का नाम बदलना, कुछ भी करना है, ये सब साधारण है। लेकिन पैसे की बात है धन विधेयक। अलग क्यों किया? क्योंकि धन विधेयक में कुछ कंडीशंस हैं, इनको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। पहली कंडीशन, धन विधेयक केवल 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 मंत्री पेश करेगा। अभी मैंने आपको 3 तरह के लोग बताए, उम्मीदवार, सांसद और मंत्री। उम्मीदवार तो ढेर भीड़ है, तुम भी बन सकते हो उम्मीदवार, लेकिन तुम्हें कोई चुनेगा नहीं जब तक कि तुम्हारी रैपो अच्छी ना हो, तुम्हें दुनिया जानती ना हो। दूसरे स्तर के लोग थे सांसद। सांसद बनना कंपैरेटिवली आसान है, मंत्री बनना बहुत टफ है। मंत्री सिर्फ 15% बनते हैं जिनकी पैठ होती है, जिनकी जानकारियां होती हैं, जिनका एक समाज पे प्रभाव होता है। हर आदमी मंत्री नहीं बनता, यानी सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है कौन से विधेयक को? तो आप ये लगा लो, मुट्ठी भर लोग हैं जो धन विधेयक पेश कर सकते हैं, सब नहीं पेश कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरी, ये सिर्फ 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 लोकसभा में पेश होगा। किसी भी कंडीशन में लिखा है ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, सिर्फ मंत्री पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा में। तीसरा, इसको पेश करने से पहले प्रायर, मतलब सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने बिना राष्ट्रपति की परमिशन के धन विधेयक किसी मंत्री ने पेश कर दिया तो राष्ट्रपति बाद में कह देगा मैं साइन नहीं करूंगा, और राष्ट्रपति को ऊपर माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन समझते हुए आगे बढ़नी है। सिर्फ मंत्री पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, और किसकी अनुमति के बाद? राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ किस विधेयक की बात कर रहे हैं हम? धन। अगर साधारण है तो कोई भी पेश कर दो, कोई भी का मतलब मंत्री से अलग भी पेश कर दो, सांसद भी। जैसे आज अगर कहें तो कांग्रेस वाला पेश कर दो जबकि सरकार में नहीं है, उसको कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री जरूरी नहीं है, सांसद मंत्री कोई भी, वो कहीं भी पेश हो सकता है। कहीं भी का मतलब कहां कहां? लोकसभा भी और राज्यसभा। उसमें राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन से विधेयक की ज्यादा कीमत लग रही है? धन विधेयक की। इसलिए लोकसभा पावरफुल है ज्यादा, क्योंकि वो धन से जुड़ा काम देखती है, पैसे का काम राज्यसभा नहीं देख सकती। क्या ये 3 बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो कैसे कार्यवाही होती है, संसद काम कैसे करती है। हर पढ़े लिखे इंसान को ना ये पता होना चाहिए। जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, ये 8वीं 9वीं 10वीं का पॉलिटिकल साइंस उठा के पढ़ना, सिविक सब कुछ वहीं से है, सब एनसीईआरटी में है, लेकिन हम समझते नहीं स्कूल टाइम में। अब ये लास्ट चांस है, अब भी नहीं समझा फिर तुम्हें कभी जिंदगी भर समझ नहीं आएगा। एक पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए कानून कैसे बनता है, क्यों ये इतना कानून के विरोध में लोग उतर आते हैं, बनता कैसे है कानून, कैसे हट सकता है। संसद है आपके देश में कानून बनाने की संस्था का नाम, और संसद कैसे बनाती है? सबसे पहले मान लीजिए हम धन विधेयक की बात करते हैं। अभी 3 कंडीशन क्या क्या थी इसकी? केवल मंत्री, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति की परमिशन, तीनों पूरी कर दी। राष्ट्रपति से पूछ भी लिया, सिर्फ मंत्री पेश कर रहा है, सिर्फ लोकसभा में। हुआ क्या? सबसे पहले लोकसभा में लेकर आए। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला 3 चरण होते हैं इसके। पहला चरण, फर्स्ट फेज, इसमें विधेयक को पेश किया जाता है। सिर्फ मंत्री पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा में परमिशन लेके। तो उसने पेश कर दिया। पेश करते ही एकदम ऐसा नहीं होता कि आज ही बहस होगी, पहले पेश करेगा, वो पढ़ के बताएगा। सबके टेबल पे एक एक उसकी फोटोकॉपी है, हर एक के पास, वो सब देखेंगे अच्छा ये बात है, इस तरह का कोई बिल है। इसके बाद सेकंड चरण, सेकंड फेज होगा जिसमें इसके ऊपर बहस की जाएगी, क्या ठीक है क्या गलत है। अब उस बहस में गलत बोलने वाले भी होंगे और ठीक बोलने वाले भी। हर काम को देखने के ना 2 पहलू हैं, किसी को कुछ काम ठीक लगता है, किसी को कुछ काम ठीक लगता है। अब उस बहस में अगर मेजोरिटी कहती है काम ठीक है तो वो आसानी से पास हो जाएगा, अगर मेजोरिटी कहती है काम गलत है तो वो अटक जाएगा। ये पास कराने के लिए बहस के बाद देखा जाता है भाई कितने लोग पक्ष में, कितने विपक्ष में। फिर आता है तीसरा चरण, जिसमें अगर ये ठीक है तो इसको क्या कर दिया जाता है? पारित।
पास कर दिया जाता है। पास करने के हैं 3 तरीके, ध्यान से सुनो क्या क्या। पहला, जितनी टोटल प्रेजेंट मेंबर हैं, मान लीजिए हम ही हैं लोकसभा, 543 सारे आ गए, कभी आते नहीं है, 543 आ गए। अगर सब प्रेजेंट हैं और धन विधेयक है या साधारण विधेयक है तो पारित करने के तरीके होंगे, टोटल जितने प्रेजेंट हैं उसका 50% से एक ज्यादा हो तो साधारण बहुमत है। कोई छोटी बात है तो बस 50% से एक फालतू हाँ कर दो, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो कहते हैं कि 2/3, टोटल का 2/3 निकालो। अगर 100 लोग हैं तो 66 लोग हाँ करें। 2/3 को बोलते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये बड़ी चीजों के लिए मांगी जाती है। मान लीजिए कोई कहने लगे कि औरतें इस देश में 50% हैं तो आरक्षण भी 50% का दो, तो ये छोटी बात है या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि इससे पूरी व्यवस्था हिल सकती है। इसमें कैसा बहुमत चाहिएगा? विशेष। कोई छोटी सी बात है तो कौन से बहुमत से मान लेंगे? साधारण, जिससे तुम्हारे मेरे जीवन पे फर्क ना आए। कोई कोई बात ऐसी होती है जो कि राज्यों से भी पूछनी पड़ती है, होगी देश में पर राज्यों से पूछेंगे, उसके लिए 2/3 तो विशेष चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की विधानसभा, आधी से ज्यादा विधानसभाएं उसको हाँ करें तो ही वो काम होगा। जीएसटी का नाम सुना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी तो लगा है तुम्हारे देखते देखते। जीएसटी को इससे नहीं पारित किया, न इससे पारित किया, इससे पारित किया गया था। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा देश के हर आदमी को प्रभाव डालने वाली है तो उसके लिए ये करते हैं, लोकसभा राज्यसभा का 2/3 प्लस आधी से ज्यादा विधानसभाएं या आधी विधानसभाओं का भी बहुमत। अगर बहुत छोटी बात है तो 50% से एक फालतू हाँ कर दो, बड़ी बात है तो तुम टोटल का 2/3 निकाल लो, और बहुत ही बड़ी बात है तो 2/3 प्लस राज्यों की विधानसभाओं का भी बहुमत लो। इन 3 तरीकों से आपके देश में कानून बनते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? कानून बनाना आसान नहीं है, बहुत बड़ी मशक्कत लगती है। मान लीजिए एक ने पारित कर दिया, अब यहां से सेम प्रोसेस ये लोकसभा ने पारित किया क्योंकि धन विधेयक था, राज्यसभा के पास गया। एक चीज ध्यान से समझना, राज्यसभा ने देखा फाइल आई है, तुरंत फाइल पे नजर डाली, अरे फाइल तो 2 चीजें देख ली। इस पे लोकसभा का जो स्पीकर है ना, अध्यक्ष, उसके सिग्नेचर और उसकी स्टैंप अगर है बाहर, फाइल के बाहर, आर्टिकल 110 के तहत, तो राज्यसभा के एकदम से कान खड़े हो गए कि ये फाइल मेरे लिए बस दिखावट भेजी गई है, ये असलियत में धन विधेयक है, ये मनी बिल है, और इसमें मेरे पास कोई पावर नहीं है सिवाय 14 दिन तक मैं इसको रोक पाऊं और मैं इस पे अपने एरिया में डिस्कशन करूं, और अगर मुझे कुछ ठीक लगता हो 1-2 पॉइंट तो मैं इनको बता दूं, देखो जी ऐसा ऐसा कर सकते हो, मर्जी है आपकी, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात किसको पता है पहले से ही? राज्यसभा। लेकिन ऐसा धन विधेयक में होता है, साधारण में नहीं। ये सिर्फ कितने दिन तक फाइल को रोक पाती है? मान लो इसने 14 दिन बिता दिए और फाइल नहीं भेजी, आज 16 दिन हो गए, तो ये फाइल बिना चिंता किए लोकसभा, ये बिना सोचे सेकंड थॉट लिए कि राज्यसभा ने क्यों नहीं भेजी, 14 दिन प्लस हो गए, अब भूल जाओ राज्यसभा को। अब ये फाइल सीधी जाएगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही देखेगा आर्टिकल 110, राज्य इसके लोकसभा के अध्यक्ष के स्टैंप और साइन, बिना सेकंड थॉट दिए पहली ही बार में इस पे सिग्नेचर कर देगा। क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन में, देखो एक कंडीशन थी, किसकी अनुमति मांगी थी? अगर आपसे पहले पूछ के काम कर रहे हैं तो अब आप कैसे मना कर सकते हैं? आप तब मना कर देते ना जब पेश किया था। ये 3 कंडीशन आगे तक काम आएंगी, इसलिए समझनी जरूरी थी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यानी पैसों की फाइल पे किसका दबदबा है? लोकसभा का या राज्यसभा का? राज्यसभा सिर्फ कितने दिन रोक पाई? 2 हफ्ते। नहीं वापस की फाइल तो फाइल सीधी कहां गई? क्या राष्ट्रपति मना कर पाया? नहीं। क्यों नहीं मना कर पाया? पहले उनसे पूछ के पेश की थी। यानी इस स्टैंप और इस साइन की कीमत है। ये किसके स्टैंप और साइन है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। धन विधेयक पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के। क्लियर सबको?